नमस्कार मेरे सभी भावी शिक्षकों, आपका स्वागत है इन्फोनेटर टाइम पर। तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब व्यस्त होंगे अपने इंटरव्यू की तैयारी में। तो आज मैं लेकर आई हूँ उन शख्सियत को जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बातें जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, मैं भी उनको इम्प्लीमेंट करती हूँ और उनसे मुझे बड़े फ़ायदे भी हुए हैं। तो हम सीधा चलते हैं, जो सिर्फ स्वर से ही नहीं स्वभाव से भी मेलोडियस है, श्रीमती चिरंजीव कौर, जो संगीत शिक्षिका है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अमृतसर कैंट में। मैम सभी को मेरा नमस्कार। मैं चिरंजीव केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अमृतसर कैंट से, और मैं यहाँ पे संगीत शिक्षिका हूँ। मैम पूछिए, आपके क्या प्रश्न हैं, आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैम मैं धन्यवाद कहूँगी अपने साथियों की ओर से कि आपने बड़ी ही मीठी सी प्यारी सी शुरुआत की है। जब मैम आप ये म्यूजिक दे रहे थे और स्वर आपकी जो निकल रहे थे ना मैम, पूरा कहते हैं ना एक मन में एक शुद्धता सी आ गई, शुद्ध हो गया है मन। तो मैम मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा, जैसे कि आप संगीत शिक्षिका हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपका इंटरव्यू रहा होगा वो संगीत से रिलेटेड एक अलग से पैनल बना होगा मैम। जी बिल्कुल। तो जो जितने भी आपके इस टाइम साथी थे, एस्पिरेंट्स थे, वो सभी संगीत की दुनिया से ही थे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, तो सबसे पहले मैम आप बताइए अपनी क्वालिफिकेशन क्या रही है आपकी संगीत में? मैंने बी म्यूज़, एम म्यूज़ और एम फिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और मेरा सारा ही वोकल क्लासिकल था, तो मैं हिंदुस्तानी वोकल में एम फिल। बहुत ही अच्छी बात है मैम। मैम जैसे आपने जो अप्लाई करा था उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी मैम? क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे एक्सपीरियंस होंगे जिन्होंने इतनी हाई लेवल की पढ़ाई तो नहीं की होगी मैम। जी जी। तो एक म्यूजिक टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? मास्टर्स आपके पास म्यूजिक में मास्टर होना चाहिए, एंड उसके बाद भी जो हमारा जो है जीबीटी बीएड डीएड क्या ये होना नहीं, हमारे लिए बीएड का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। ओके मैम। हाँ, लेकिन जैसा मैंने सुना है आप लोगों से टीचिंग तो कराई जाती है मैम, पूरी टीचिंग का मिलता है आपको? हाँ जी, हाँ जरूर। आगे 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 हमें सब करना पड़ता है, जैसे जैसे पाठशाला की जरूरत है उसे हमें पूरा करना पड़ता है। चाहे संगीत हो, कला हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, हमें सब कुछ करना पड़ता है। और एक बात और साथियों में आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आज का हमारा मैम के साथ जो अनुभव मैम अपने शेयर करेंगी और आपको जो सजेशन देंगी, उन सजेशंस के अंदर ये स्पेशली जो एस्पिरेंट्स म्यूजिक के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपना इंटरव्यू, उनके लिए नहीं है। मैडम एक आपको एक कॉम्बो बनाकर दे रही है, जो आपका पीआरटी टीजीटी पीजीटी यानी कि कॉमन जो इंटरव्यू में जो मैम से क्वेश्चन पूछे गए या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में मैम आपसे चर्चा करेगी। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, जब आपने जैसे एंटर करा मैम, आपने पैनल में देखा कितने लोग थे? मेरे पैनल में लगभग 12 लोग थे। ओके, 12 लोग बैठे। तो चिरंजीव मैम सबसे बड़ी बात कि जैसे जब आप बात कर रहे थे, वो आपसे इंटरेक्ट हो रहे थे, तो सारे क्वेश्चन आपके म्यूजिक के इर्द गिर्द घूम रहे थे या कुछ जनरल अवेयरनेस से या फिर कोई टीचिंग से, किस तरीके के प्रश्न पूछे थे मैम? हाँ, पहले तो स्टार्टिंग में जब हमारा वाला इंटरव्यू लिया गया था तो बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि जो सभी एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो आपसे अलग अलग तरह के अलग अलग प्रश्न पूछेंगे और अपने अपने फील्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे।
तो वो आपसे हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नहीं है कि आपके सब्जेक्ट से ही संबंधित हो। यस, तो हाँ जी, तो यहाँ पर मैम कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज आप पीआरटी के लिए आए हैं तो ये नहीं है कि आपसे सिर्फ पीआरटी के 1 to 5 के ही पूछेंगे, या म्यूजिक के लिए तो आपका पूरा इंटरव्यू म्यूजिक में चलना है, आप योगा फिजिकल टीचर हो तो आपको फिजिकल रिलेटेड पूछेंगे, ऐसा नहीं है। ना ही इस तरह की कोई बाउंडेशन है, ना क्राइटेरिया है। देखिए उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा पैनल का, वो सिर्फ आपकी अवेयरनेस देखना चाहते हैं कि आप कितने अवैक हो, कितने आप जागरूक शिक्षक हो। जी मैम, हमें ये बताइए कि जैसे ही आपके प्रश्नों की श्रृंखला चली पैनल के थ्रू और आपकी जो जवाबों की जो लड़ी थी, वह शुरुआत कहाँ से, उन्होंने क्या क्या पूछा आपसे? जब सीधा मैं अंदर रूम में गई थी, तो पहले तो उन्होंने मुझे पूरा ऑब्जर्व किया नीचे से लेके ऊपर तक कि आप कैसे हैं, आपकी लुक क्या है और आपका ढंग क्या है, आप कैसे बैठे हो, सब उन्होंने मेरा ऑब्जर्व किया। और एज इट इज़, जैसे कि मैं हूँ, स्माइली हूँ, मैंने साड़ी लगाई हुई थी और बहुत अच्छे से मैंने उनको विश किया और सब अच्छा रहा। उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप म्यूज़िक में कुछ आप हमें सुनाएंगे। तो एक तरह की डेमोन्स्ट्रेशन जिसे कहते हैं, जिसे आप कह सकते हो आपकी डेमो क्लासेस जिस तरह से, वैसे हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हुई। तो मेरे से भी पूछा गया, तो जब मैंने गाया, मैंने, क्योंकि हमारा तो सारा फील्ड क्लासिकल का था, तो मैंने राग गाया, तो वो कहने लगे कि ये हमें तो समझ नहीं आया, लेकिन हम कुछ समय के लिए बंध गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस हिसाब से फिर उन्होंने पूछा कि किस तरह का है, क्या किस तरह का होता है क्लासिकल। मैंने उनको बताया कि हमारी जो एजुकेशन है वो इसी से संबंधित हुई है। तो बोला, फिर उसको उन्होंने बोला कि हमारे पास तो छोटे बच्चे होंगे, आप कैसे उनको क्लासिकल सिखाओगे। मैंने कहा छोटे बच्चों को हम क्लासिकल से नहीं शुरुआत करेंगे। मैंने अपने आंसर में ये किया कि मैंने कहा नहीं, उनको हम सरगम पे लाएंगे, पहले तो छोटे छोटे राइम्स, पोएम्स और इनसे संबंधित रखेंगे, उसके बाद फिर हम उनको धीरे धीरे सरगम पे, अलंकारों पे और आगे चलेंगे। तो उनको ये अच्छा लगा कि हाँ। फिर उन्होंने मुझसे जीके के प्रश्न पूछे, कहा कि आप हमें ये बताइए कि ये डैम कहाँ बन रहा है। और तो क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, तो मैंने उनको ये कहा कि जो मुझे नहीं आता था, मैंने बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाई, मैंने कहा मुझे ये मालूम नहीं है कि ये वाला डैम कहाँ बन रहा है। फिर उन्होंने मुझे बोला पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से संबंधित हो। मैंने कहा मैं बेसिकली हिमाचल की हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप हिमाचल में, अच्छा आपके साथ पंजाब है, बोला तो आपको मुझे बताओगे कि पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं। फिर मैंने सारी चीज़ें उनको क्लियर की, मैंने बताया, उनको आंसर किया कि पंजाब ऐसे से आंसर किया, तो वो सही था। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्चुअली एक डर होता है, मैं नहीं कहती कि किसी को डर नहीं लगता, हर एक को डर लगता है, और जब डर लगता है तो हमें जो आता भी है ना, वो भी हम भूल जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी, जो भी कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, थोड़ा सा अपने डर को ज़रूर काबू में रखें। हालांकि करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ज़रूर काबू में रखें। और फिर मुझसे पूछा उन्होंने कि आप हमें बताइए कि दिल्ली के सीएम कौन है। तो मुझे अब इतनी मैं डरी हुई थी, मुझे याद ना आए, क्योंकि उस समय होता है, तो मुझे ये याद आया कि दीक्षित है, पर मुझे ये ना याद आया कि श्रीमती शीला दीक्षित है। तो मैंने कहा माधुरी दीक्षित तो एक्टर है। मतलब मेरा दिमाग जो था वो कंफ्यूजन में था और डर में था, इसीलिए वो एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप डरे ना क्योंकि छोटा सा प्रश्न था, कोई बहुत बड़ा टफ भी नहीं था, लेकिन हम उसमें भी फंस गए, तो इसीलिए डरना नहीं है। तो जैसा कि मैम ने कहा, यह इस बात को क्लियर करता है कि सिर्फ आप जिस फील्ड से हैं, म्यूजिक फील्ड से, फिजिकल फील्ड से हैं, तो कुछ पूरा आपका जो इंटरव्यू उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता है। देखो मैम की जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे और मैम की जनरल अवेयरनेस को भी चेक करने की कोशिश की। तो हम आगे पूछेंगे मैम से कि मैम ये बताइए कि पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटीज का जो क्राइटेरिया होता है पैनल के थ्रू, पैनल के नज़रिए से, क्या वो सबके लिए समान होता है? जो हमारे पीजीटीज हैं, उनके बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा एज में डिफरेंस होगा। टीजीटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एज डिफरेंस होगा, तो इसलिए जो पीजीटीज का होगा वो उनका क्राइटेरिया अलग होगा, टीजीटीज का अलग होगा और पीआरटी का अलग होगा। पीआरटी का तो बिल्कुल भिन्न होगा। और जो टीजीटी और पीजीटीज हैं उनका जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। आप कोशिश करिए कि उनके प्रश्न को
सही तरीके से समझिए और आंसर कीजिए। सबसे ज़रूरी ये है कि आप उस प्रश्न को समझें कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, हम लोग डरे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बीच में कई बार डर से हम लोग गलत उत्तर दे देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है और स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। आप जैसे हो, आप अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करिए। आप जो आता है आपको, आप उनके सामने रखिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, वो आपसे निकाल लेंगे। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहने की हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ। वो आपसे निकलवा लेंगे कि आपके अंदर क्या है। आप कैपेबल हो पोस्ट के लिए, नहीं हो, वो जो बैठे होंगे पैनल में, दे आर वेरी स्मार्ट। जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा बताया कि टीजीटी पीजीटीज के लिए जो मेन कंसर्न रहेगा कि वो सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा कंसर्न रहे एंड क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से सोच समझ के रिप्लाई भी करना है, क्योंकि छोटी सी गलती जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकती है। मैम मैं ये चाहूँगी चिरंजीवी मैम कि आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि पीआरटीज के लिए हमारे भावी शिक्षकों को क्या रणनीति अपनानी होगी और उन्हें किस तरह से जो है फेस करना होगा पैनल को, पैनल क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। पीआरटी के लिए अगर मैं बताऊं, क्योंकि मेरा खुद पीआरटी म्यूजिक टीचर हूं मैं, तो पीआरटी में बच्चों का लेवल बहुत छोटा होता है। 1st to 5th तक के बच्चे होंगे आपके पास, और उनका दिमाग जो है वो खेल खेल में सीखना चाहेगा। वो आपको ऐसा नहीं होगा कि हम याद करवा दें। उन बच्चों का इस तरह का माइंड रहेगा। तो मैं ये चाहूँगी कि पीआरटी के लिए अगर प्रेपरेशन करनी है इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे मदारी खेल दिखाता है अलग अलग तरह के, कभी वो कुछ बनाता है, कभी कुछ बताता है, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके बच्चों को। तो आप लोगों को इंटरव्यू का पैनल जो होगा उसको सेम एज इट इज लेना होगा कि आप एक तरह के मदारी हैं। मैं यही बोलूँगी कि आपको जो वो कहेंगे उनको परफेक्शन करके आपको अपने अंदर से दिखाना होगा कि हाँ मैं इस पोस्ट को डिजर्व करता हूँ। तो वो खुद ब खुद आपके पास हर चीज़ आ जाएगी। और छोटे बच्चों का लेवल, जैसे आपकी डेमो क्लास होगी, तो आप ये मत सोचिए कि सामने पैनल बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए। ये सोचिए मेरे सामने छोटे बच्चे बैठे हैं और मुझे इनको सिखाना है, मैं कैसे सिखा सकता हूँ। ये आपका टैलेंट होगा। जब इस टैलेंट में आप परफेक्ट हो जाएंगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता है कि आपकी सिलेक्शन ना हो इंटरव्यू में। मैंने जैसे देखा है कि इंटरव्यू में कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ही आइडेंटिकल दिखी हैं, हर बार रिपीट होती है कि कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं हमारे, उनका बहुत ही छोटा सा इंटरव्यू होता है, 1 या 2 क्वेश्चन में ही वो उनको भेज देते हैं। उसको 1 या 2 क्वेश्चन में हम कैसे जज कर पाते हैं, या क्या उनको क्लियरेंस मिल जाती है इस कैंडिडेट में, क्या हम इसको फर्दर रखेंगे, क्या इनका सिलेक्शन एज ए शिक्षिका या शिक्षक होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो 2 ही क्वेश्चन में जज कर लेते हैं। देखिए जो पैनल बना होगा वो ये नहीं है कि वो समझदार नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो भी पैनल बनेगा वो A1 A क्लास नॉलेजेबल, हर तरह से वो परखने वाला और बहुत अच्छा दिमाग रखने वाले लोग होंगे। ये नहीं कह सकते कि आपको वो छोड़ देंगे कि हाँ 2 ही क्वेश्चन पूछे तो आपके बारे में पता नहीं चला उनको और आपको भेज दिया, बोर हो गए थे। नहीं, वो हर एक के साथ जस्टिस करेंगे। और अगर आपसे 2 क्वेश्चन पूछा और आपको भेज दिया है, इट मीन्स उनको आपके अंदर वो स्पार्क नहीं नजर आया है। क्योंकि जब उनको स्पार्क नजर आएगा वो आपको छानेंगे। वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से हमें वो चीज़ मिल जाए जो इस पोस्ट के लिए डिजर्विंग है। आपको बहुत कम समय में वो जान भी लेंगे कि आप डिजर्व करते हैं या नहीं। ये बहुत जल्दी हो जाएगा ये जो मैम ने बताया है। और पॉजिटिविटी बना के रखिए। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। जो जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे अंदर, कोई बात नहीं, प्रश्न गलत होता है। मुझसे पूछा गया था कि आप फिल्म में क्या क्या देखते हो, मैंने कहा मुझे वो एक्शन मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने पूछा कि और आप न्यूज़ नहीं पढ़ते, मैंने कहा नहीं पढ़ती, अखबार नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे टाइम में न्यूज़पेपर आता था। तो मुझे पूछने लगे आप अखबार में, मैंने कहा नहीं पढ़ती। तो बोला क्या देखते हो, मैंने कहा मूवीज देखती हूँ। मतलब आप जो हो वो आपके सामने रखो। आपको कोई जरूरत नहीं है बनावट करने की। आप जैसे हो आप वैसे ही अच्छे हो, हमेशा यही कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ जी मैम, ये बताइए अगर हम डिफाइन करें इंटरव्यू, तो क्या मकसद रहता है इंटरव्यू लेने का। ये इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया रखा है आपको पता है, पहले रिटन क्लियर होता है, देन इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, इंटरव्यू बुलाया जाता है। और बहुत सारी हमारी ऐसी जॉब है जहाँ पर इंटरव्यूज लेते नहीं हैं। हमारे संगठन में केंद्रीय विद्यालय एनवीएस इस तरह के क्राइटेरिया को रखता है, वह इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा जो है सतर्कता से लेता है। तो क्या इसके पीछे क्या समझ रहती है मैम, इंटरव्यू में हम क्या ऐसा क्या कर देंगे कि वो अच्छा कैंडिडेट चूज कर लेंगे।
पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं चाहूंगी कि कभी भी किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू ना होने के बजाय होना जरूरी है। बहुत सही कहा। इंटरव्यू होने से ये होता है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, वो सिलेक्ट होता है। क्योंकि जो पैनल में जो भी लोग होते हैं वो जब बैठते हैं तो वो छानते हैं आपको आपके अंतरात्मा को, आपको, आपकी नॉलेज को, हर एक चीज़ को आपके अंदर खंगालेंगे। और जब आप डिजर्व करोगे तो आप उस पोस्ट के लिए आप बिल्कुल नॉमिनेट हो जाओगे। वो पैनल ही एकदम से डिस्कस कर देता है, बता देता है कि हाँ ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसी समय आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसीलिए इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है हर एक पोस्ट के लिए। तो मैम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरव्यू है एक तरह की आप छलनी मान लीजिए, छलनी कहते हैं ना? बिल्कुल। ओके, तो थोड़ा बताइए किस तरह से मैम छलनी का क्या काम होता है, क्या यूज होता है? हाँ। जैसे मैं यही चाहूंगी कि जैसे हम लोग आटा छानते हैं ना, तो मोटे मोटे कण जो है वो ऊपर रह जाते हैं और जो बारीक जो यूज करने वाला आटा होता है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। सेम वही इंटरव्यू का भी हिसाब है। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे पास कर देते हैं, सब नंबर आ जाते हैं सबके और सबका लिस्ट में नाम आ जाता है, बट हमें उस लिस्ट से जो बेस्ट होते हैं वो उठाने होते हैं। अब ये ना सोचिएगा कि आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, या नंबर कम है या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप बिल्कुल, आप उस समय पॉजिटिव होने चाहिए कि हाँ मैं जो करने जा रहा हूँ वो पॉजिटिव करने जा रहा हूँ और बहुत अच्छा, और मैं एक कंप्लीट परफेक्ट टीचर हूँ। आप ये सोच के जाएंगे तो आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों अगर मैं मैम के शब्दों में कहूँ तो आपको इतना बारीक होना है, इतना बारीक बन के जाना है, जैसे कि आटा जब आपको पैनल छानेगा ना तो आप बिल्कुल स्मूथली नीचे आ जाओ, यानी कि उस वाले सिलेक्शन लेवल पर आ जाओ जहाँ से आप एज ए शिक्षक हम आपको देखेंगे। मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं बनना है जो छन्नी के ऊपर ऊपर रह जाए, ठीक है ना? जैसा कि इस बार का क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपका डेमो कंपलसरी होना ही होना है, और ये भी संभावना है कि आपसे एक या दो टॉपिक पर बात हो जाए, क्योंकि आपको जो है आपकी टोटल जो भी आपको मार्क्स मिलने हैं उसमें से 30 मार्क्स आपके डेमो के हैं। तो डेमो तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली तैयार करके जाना है। तो ब्रह्मास्त्र है, देखिए डेमो एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक है कि अगर आप उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट कर देते तो आपको फुल ऑन मार्क्स भी मिलते हैं। तो मैम आप बताइए कि डेमो में क्या पूछ सकते हैं, थोड़ा आपको आइडिया है ना? हाँ, डेमो में मैं तो यही चाहूँगी कि आप एक प्राइमरी किसी स्कूल में ज़रूर जाएं, छोटे बच्चों से ज़रूर मिलें, उनका माइंड का जो लेवल है उसको रीड ज़रूर करें। क्योंकि जो पैनल होगा वो अच्छी तरह से जानता है कि छोटे बच्चों का क्या माइंड का स्टेटस है, वो कैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो पैनल को सब पता है, तो आपसे भी वो वही चीज़ निकलवाना चाहेंगे कि ये छोटे बच्चों को किस तरह से ये जो कैंडिडेट है हमारा वो पढ़ाएगा। तो ये मैं आपको ये नहीं बता सकती कि पोइम लर्न कर लीजिए या कोई ये कर लीजिए, टेबल कैसे आपने लिए करने हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बस मैंने कहा मदारी बन जाइए, जो आपको करना है वो आप ही करोगे वहाँ पे, क्योंकि आप एक मदारी हो और वो खेल देखने वाले हैं, वो तमाशा देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैम ये कहना चाह रही हैं कि देखो कुछ भी पूछ सकते हैं तो कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स ना तो श्योरिटी से मैं बता सकती हूँ ना मैम, या ना ही कोई अदर जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपको क्या करना होगा इस केस में, आपको जो है पूरा जो हमारा सिलेबस होता है उसे खंगालना होगा। लाइक 1 to 5 तक आपकी एक हिंदी की बुक उठाइए, रिमझिम अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद मैथ्स को अच्छे से पढ़िए। आपके पास एनवायरमेंटल स्टडी है वो पढ़िए, हमारा इंग्लिश टॉपिक होता है, और हमारा हिंदी एंड इंग्लिश मैरीगोल्ड। इन बुक्स को जो है आप अच्छे से पढ़िए, एक एक जो भी इसके लेसन्स हैं, पोएम है, उनके ऊपर अपना फोकस बनाएं। क्योंकि वो आपसे कोई भी सपोज आपसे मैथ्स का पूछ लेंगे कि भाई मैथ्स में आप बताओ बच्चों को सब्ट्रैक्ट कराओ, आप तो कैसे कराएंगे। ये सब चीज़ों का लिए आपको बेसिक चीज़ें आपको करके जानी होगी। कई बार पैनल पूछता है कि आप अपना खुद का डेमो बताएं कि आप क्या तैयार करके लेकर आए हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो इसलिए आप एक सेल्फ किसी हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड ईवीएस एक एक तो आप खुद करके जाना जो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि आपने इसको प्री रेडी किया है। उसके अलावा देखिए पैनल के सब कुछ ही पैनल पर डिपेंड करता है, तो पैनल कई बार अपने खुद के टॉपिक भी तो देगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पूरा सिलेबस जो है हमारा प्राइमरी टीचर्स के जो होते हैं, प्राइमरी में जो हमारे जो सिलेबस हैं बच्चों के लिए, वो खंगाल कर जाना पड़ेगा आपको, उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। TLM अलाउ नहीं करेंगे आपके डेमो में,
आपको इसलिए क्लासरूम्स में देखिए वहाँ पर बुक्स होंगी, वाटर की ग्लासेस होंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पेन मिलेगा, आप इधर इर्द गिर्द देखोगे पोस्टर्स होंगे, बहुत सारी चीजें रूम में मिलेंगी आपको। आपको उन्हीं को ही अपना टीएलएम बनाना है, इसलिए आप पहले से ही प्री प्लान हो जाओ। कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो आपको वहाँ पर दिखेगी। सपोज मैथ पढ़ा रहे हो तो टेबल की एक रेक्टेंगल शेप होती है, आप उसे यूज कर सकते हैं, आप पेन का यूज कर सकते हैं, बुक्स का यूज कर सकते हैं, ग्लास का यूज कर सकते हैं। आप क्लासरूम के कोने, बॉर्डर, विंडो, जिस रूम में आपका चल रहा है, जो बोर्ड है, जो फैन है, आप इसलिए पहले से ही प्लान होकर चलिए। अगर मैथ का पूछा है तो मैं इनको कैसे यूज करूंगी, अगर हिंदी का पूछा है तो मैं कैसे यूज करूंगी, अगर आपसे ईवीएस से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो इसको ईवीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक डीप थिंकिंग तो आपको लेनी होगी। बिल्कुल। तो मैम चिरंजीवी मैम, क्या ये सही था जो बताया? बिल्कुल एक्यूरेट। अपना इंटरव्यू देंगे तो आपको ये भूल जाना है कि आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो पैनल बैठा हुआ है। आप ये करेंगे, अगर आपको बंदर वाला पोएम है तो आप बंदर भी बनोगे लाइक, और तितली है तो लाइक, जैसे आप छोटे बच्चों की छोटी सी पोएम है, जैसे हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। कहने का मतलब ये है कि ये शब्दों को आपने जब जेस्चर्स और एक्शंस डाल दिए तो ये जो शब्द हैं वो बच्चे के अंदर ज्यादा जाएंगे। तो जब अगर आपसे भी कभी इंग्लिश की पोइम या कोई हिंदी की कविता आपसे पूछी जाती है तो आप उसको एक्शंस में अगर करते हो तो वो और सुंदर लगेगी, गाकर करोगे तो वो और ब्यूटीफुल लगेगी। क्योंकि पीआरटी टीचर का मतलब ये बहुत ज्यादा सर पे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बच्चे को लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाना है आपको। तो ये लिखना, पढ़ना, बोलना बच्चे कैसे सीखेंगे? आपके जेस्चर से। आप जैसे बोलोगे, आप जैसे एक्शन करोगे, वैसे ही बच्चे वो कॉपी करेंगे। तो इसीलिए असेंबली में जब मैं ये सब काम करती हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश कि मैम आगे, मैम आगे, अब हम बंदर बनेंगे, अब हम तितली बनेंगे, अब हम स्नेक बनेंगे, इस तरह से। और ध्यान दीजिए। और बच्चे ही नहीं है, आप जब आप में से बहुत सारे भावी शिक्षक हमारे विद्यालय में भी आएंगे तो आप खुद देखना कि हम लोग खुद डांस करने लगते हैं। जब मैम स्टेज पर होते हैं ना तो हर एक टीचर नाचता है मैम के साथ। मैं एक बात छोटी सी और ऐड ऑन करूंगी। जैसे आप पाठ, मैंने देखा है जो कुछ जो हमारे शिक्षक हैं वो पाठ को ना, कोई लेसन जैसे करा रहे हैं, अगर हिंदी में कोई पाठ करा रहे हैं, इंग्लिश में कोई लेसन करा रहे हैं, तो वो बच्चे उसको सीधा सीधा पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वह जंगल से गुजर रहा था। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इनका डेमो होने वाला है शिक्षकों का हमारा, मैम आपके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि आप ना उस सीधी सीधी लाइनों को भी एक जीवित लाइनें बना देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर वो रामनवमी का कुछ अक्टूबर में चल रहा था, तो आपने रामलीला में राम का कुछ एक प्रेजेंटेशन दिया था, बहुत अच्छा। तो मैं ये भी चाहूंगी कि आप ये भी बताएगा, कोई लेसन ही पढ़कर सुना रहे हैं तो वो वॉइस के जो मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन है, ऊपर नीचे, वो कैसे रखना है आपको, इनको बताइए जी। जब अगर आपसे पैनल में कोई स्टोरी सुनाने को कहा जाता है, छोटी सी स्टोरी, हाँ जी, तो आपको उस स्टोरी में घुसना होगा। आपको अगर शेर की स्टोरी सुना रहे हैं तो आपको शेर भी बनना है, और अगर चूहा है बीच में तो आपको चूहा भी बनना है। तो आपके माइंड में शेर और चूहा होने चाहिए, और वो सारे एक्शंस भी होने चाहिए कि चूहा है तो चूहा कैसे, और शेर है तो शेर कैसे। यस। तो जब आप यकीन नहीं करोगे, मैं सेकंड क्लास में हिंदी का एक पढ़ा रही थी, पाठ पढ़ा रही थी, तो वो बच्चे कहते मैम एक बार फिर पढ़ा दो ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्यों कह रहे थे कि उनको उस स्टोरी में मैंने इन्वॉल्व होना सिखाया। वो भी बच्चे फील कर रहे थे कि मैम अभी शेर बन रही है, मैम अभी वो बन रही है। तो ये चीज जब पैनल में आप शो करोगे, आपको कोई कहानी दी जाएगी या आप डेमो में दिखाओगे, तो आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होना होगा। आप भूल जाइए कि आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। आप ये कहोगे कि हाँ अब मैं शेर ही हूँ और अब मैं चूहा ही हूँ। क्योंकि शिक्षकों ऐसा हुआ है कि कई बार ना बुक्स होती हैं, पैनल के पास बुक्स पड़ी हुई होती हैं, आपके साथ सबके साथ इस तरह का अनुभव होगा, तो वो बुक्स उठा के दे देंगे, कह देंगे कि इसको रीड करके दिखाइए। इसका मतलब थोड़ी ना वो आपकी रीडिंग चेक कर रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, आपने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की है, आपने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, सीटेट पूरा किया है, हाल ही में रिटर्न भी देकर आए हो, पढ़ना तो ऑब्वियसली सी बात है, आपको रीडिंग तो आती है। वो वहां पर देख रहे हैं कि आप इन शब्दों को जो आपकी पाठ में, लेसन में है, उनको आप हाव भाव कैसे देते हैं। तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैम आप थोड़ा सा जरा कुछ कड़ी बताएंगे। आप मेरे को बहुत ही पसंद आई थी, दिल से थोड़ा सा आवाज निकाल कर, जैसे आप बताते हैं। ओके प्लीज। अच्छा, आपको शिक्षकों प्लीज आपको सुनना होगा। देखिए अगर आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से आपको जेस्चर देने हैं अपने।
मैं एक बात रिपीट कर रही हूँ, आपको लगेगा कि मैम बार बार यही शब्द रिपीट कर रही हैं, मदारी। मदारी का कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर मल्टी टैलेंट होना चाहिए और आप क्रिएट कर सकते हैं। जब आप शर्म करते हो तो आपके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। जब आप शर्म छोड़ देते हैं, फिर आप चाहे जो मर्जी अपने अंदर, आप बच्चा बन जाइए। जब आप बच्चे बन जाओगे, लेवल पर आ जाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चे आपसे खुद ब खुद अटैच हो जाएंगे, है ना। तो जैसे आपने मुझे रामलीला का मैंने छोटा सा सीन क्रिएट किया था, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो हाफ एन आवर की बच्चों की प्रेपरेशन थी। हाफ एन आवर मैंने प्रैक्टिस कराया था और नेक्स्ट डे हम लोगों ने परफॉर्म किया था। तो मैंने वो जस्ट मैं बोलती गई और बच्चे परफॉर्म करते गए। मैंने कहा जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी शूपना खां से, तो शूपना खां की एंट्री करवानी थी, तो मैंने वो क्रिएट किया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि गाने से एंट्री हो, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा करते हैं, शूपना खां जो है वो गाने से एंट्री करेगी। अब शूपना खां एंटर हुई थी राम जी के साथ, तो क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, उनको गर्व था। तो मैंने उसी से लाइन जो वो जोड़ दी, जैसे मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं मैं हूँ शूपना खां, और मैं हूँ विश्व सुंदरी। तो इस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर को जियोगे, अंदर से फील करोगे, वो खुद ब खुद आएगा आपके सामने। वाओ, मतलब मैं क्या बताऊं मैम, हम तो बहुत कुछ आपसे हर दिन जब जितना आपको जाना है ना मैम, एक नई मैम मैंने आपको पाया है। मतलब गुणों का सागर हूँ मैम। ऐसा नहीं कि मैं अभी कैमरा के सामने या आपके सामने बोल रही हूँ, क्योंकि हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज मिला कि हमें उस करेक्टर को जीना चाहिए, हमें उस करेक्टर में चले जाना चाहिए। और आप ऐसे एज्यूम करोगे, आप भूल जाइए कि सामने पैनल है। आपसे मैं कहती हूँ आप बहुत ही लकीस्ट रहेंगे अगर आपसे रीडिंग बोल दिया, क्योंकि आपका काम बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपको सिर्फ उसको जीना है, उसके अंदर आपको उसके भाव, अपनी भंगिमाओं का यूज करते हुए आपको जो है उसको प्रेजेंटेशन देनी है। तो जाते जाते मैम आपका क्या संदेश रहेगा, क्या मोटिवेशन रहेगा हमारे भावी शिक्षकों के लिए? बस पॉजिटिव रहो हमेशा। सिलेक्शन होना ना होना, अभी वो ये बात छोड़ दीजिए, बस अपने आप को एक परफेक्ट टीचर बनाइए। अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके नज़रिए से सोचिए कि मैं एक परफेक्ट पीआरटी टीचर हूँ। आप ये सोचिए। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी जो पैनल को चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, पॉजिटिव रहिए और अच्छा सोचिए। बच्चों से ज़रूर मिलिए, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों से ज़रूर मिलिए। वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देंगे कि आपको क्या कहना है वहाँ पे और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है।